नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्मार्ट स्टडी अप्रोच में। और आज हम बात करने जा रहे हैं 15 मिनट में 15 प्रश्नों को, जो कि करंट अफेयर के हैं, पूर्णतः डेली न्यूज के अनुसार लेके आए हैं। परीक्षा उपयोगी, आपकी परीक्षा में 100% यहीं से आएगा। किस इंतजार में हो, किस बात की ख्वाब में हो, कहाँ घूम रहे हो, आइए स्मार्ट स्टडी अप्रोच पे और कीजिए अपनी तैयारी को सुनिश्चित। और डेली पाइए 15 मिनट का ये वीडियो करंट अफेयर के साथ 15 मिनट में, ना किसी बड़ी मतलब जंजाल में समझ जाए कि ये 1-1.5 घंटा देने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। 15 मिनट में आपको 15 क्वेश्चन देने की गारंटी। और आपकी परीक्षा में 100% करंट अफेयर में से आपका मान लीजिए अगर 10 प्रश्न भी अगर करंट अफेयर का आते हैं तो 10 में से 8 क्वेश्चन आप सही करके आओगे। लेकिन एक शर्त, भाई एक शर्त है, आपको डेली हमारी क्लास पूरी पूरी देखनी होगी। तो चलिए बिना समझ आए कि हमारा 15 मिनट का ड्यूरेशन के अनुसार 15 क्वेश्चनों को फिनिश करने का प्रयास करते हैं। इस प्रयास की श्रृंखला में अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा। उसके बाद बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसा लगा आज का ये नया तरीका, नया एपिसोड। हाल ही में किसे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो मतलब हमसे पूछा है कि सीवी जो है वो किसका नियुक्त किया गया, बीईएल का सीवी किसे नियुक्त किया गया है वो पूछा गया है। लेकिन ये सीवी करता क्या बाबा? तो ये सीवी ये करता है, सीवी मतलब कि जो सतर्कता, मुख्य सतर्कता जो अधिकारी है उसकी बात हो रही है कि ये किस क्या करता है, तो भ्रष्टाचार संबंधी जो कार्य होता है उसको रोकने का काम करता है। ठीक है, तो ये जो नियुक्त किया किसको किया भैया? नीलाब्र सेनगुप्ता को, रवि कुमार को, अजय पाल को या मनीष अग्रवाल को? तो ये किया गया आपका किसको? नीलाब्र सेनगुप्ता जी को क्या किया गया है, यहाँ का जो अधिकारी है सीबी अधिकारी नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। भारत में गीता महोत्सव, गीता महोत्सव की बात अगर आए तो गीता का संबंध किससे, पहले तो जान लेते हैं हम। तो गीता का जो गीता है उसका संबंध किससे भैया? तो उसका संबंध है आपका कृष्ण जी से। किससे? कृष्ण जी की बात आती है। जैसे ही गीता याद आती है हमें कृष्ण भगवान याद आते हैं। और कृष्ण भगवान याद आते हैं तो क्या क्या याद आता है? महाभारत याद आती है, महाभारत याद आ जाती है। आगे और क्या याद आता है? जब अगर गीता की बात आती है, मतलब कृष्ण जी याद आते हैं, तो कृष्ण जी का उपदेश याद आता है। क्या आता है? उपदेश याद आ जाता है। क्या याद आता है? उपदेश भी याद आता है। और उपदेश के बाद उनका एक बात और जो महत्वपूर्ण है वो याद आती है हमेशा, और वो है कृष्ण ने अर्जुन को जो सुझाव दिए वो, तो उनके संवाद। तो अर्जुन अर्जुन और कृष्ण जी के क्या है संवाद है, वो भी हमें याद आते रहते हैं। मुख्यतः ये तो आएंगे आएंगे, उसके बाद जो आपके उनका बाल बचपन रहा वो अलग है, उनकी क्रीड़ा अलग है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, भारत में गीता महोत्सव किस महत्वपूर्ण घटना को याद करता है? मतलब ये हमें पूछा कि हमें ये जो गीता महोत्सव मनाते हैं तो ये किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? क्या महाभारत का युद्ध के कारण, युद्ध को याद करने के लिए, भगवत गीता का उपदेश को याद करने के लिए, या कृष्ण अर्जुन संवाद को याद करने के लिए, या उपरोक्त सभी? तो मेरे भाई साहब आपको मैंने अभी ये बता दिया यहाँ पर, तो आपको तो आंसर मिल ही चुका था। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगर आपको नहीं पता था तो याद चल चुका होगा, याद रखना अब आपकी जिम्मेदारी होगी। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है, यहाँ स्पेस नहीं लगा है। गीता महोत्सव भगवत गीता के उपदेश को याद करता है जो महाभारत युद्ध के दौरान कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ था, इसको भी याद ये करता है। आगे बात करते हैं, जो तीसरा प्रश्न है वो याद कीजिए जरा। हाल ही में शाहीन अफरीदी ने कौन सा रिकॉर्ड बनाया है? शाहीन अफरीदी जो है, शाहीन अफरीदी जी जो है भाई साहब, ये शाहीन अफरीदी जी क्या है, इनकी जरा याद कीजिए। ये क्या है भाई साहब, ये क्या है? शाहीन अफरीदी जी क्या है? ये कहाँ के खिलाड़ी है? तो ये पाकिस्तान के खिलाड़ी है। कहाँ के भाई साहब? पाक के खिलाड़ी, पाकिस्तान के खिलाड़ी, नल्ला नल्ला जो है उसके खिलाड़ी है। ठीक है, और ये क्या करते हैं भाई साहब? तो ये क्या करते हैं, ये क्रिकेट का, इनसे संबंध किससे है? क्रिकेट से है। ठीक है, अब क्रिकेट से तो ये क्या करते हैं? बॉलिंग करते हैं। क्या करते हैं? बॉलिंग करते हैं, और वो भी फास्ट वाली बॉलिंग करते हैं। ठीक, तो इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है, वो पाकिस्तान का पहला ऐसा खिलाड़ी बना है। ठीक है, तो कौन से हैं? 200 टेस्ट क्रिकेट, 100 टेस्ट, 100 वनडे और 100 T20 विकेट लिए क्या? हाँ जी, यही इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है कि 100 टेस्ट लिए हैं, 100 ही वनडे में और 100 ही T20 में इन्होंने विकेट झटक दे गए हैं। तो ये रिकॉर्ड बनाया है। अब ये किस देश के खिलाफ बनाए हैं, ये भी आपके लिए प्रश्न रखा है, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, जो आने वाला अगला प्रश्न है। अभी अगला नहीं, सबसे अंत में रखा उस प्रश्न को, थोड़ा ट्विस्ट दिया है। तो ये सारी बातें हैं जो पाकिस्तान के क्या बने, पहले से बने, पाकिस्तान के पहले खिलाड़ी बने से। ठीक, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। यूएन की नई रिपोर्ट के अनुसार, यूएन की नई रिपोर्ट के अनुसार पृथ्वी की कितने प्रतिशत भूमि सूखापन झेल रही है? हमसे सूखापन का पूछा है कि सूखापन झेल रही है, तो कितना झेल रही है? 50%, 60%,
40% या 77%। तो अगर आपको देखा जाए तो ये जो जल रही है 4.3% है। 4.3% इसका मतलब 40%, कितना 40% क्या जल रहे हैं, सूखापन का शिकार है पृथ्वी का भाग। तो यहाँ लिखा हुआ है 40% लिखा हुआ है। और 40% यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक सूखी जमीन का विस्तार 4.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर, 4.3 मिलियन मिलियन 4.3 मिलियन वर्ग 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 किलोमीटर किलोमीटर तक फैल चुका है, जो कि अब 40% हिस्से को कवर करता है। जो जमीन का भाग है उसका 40% भाग ये कवर करता है। आगे देखते हैं अगले भाग में। हाल ही में भारत ने एफडीआई में कौन सा ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर दिया है? ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया है जनाब। तो ऐतिहासिक आंकड़ा कौन सा पार किया है भारत ने एफडीआई में, वो हमसे पूछा है। अच्छा, एफडीआई जो अगर आंकड़ा पार कर रहा है तो ये किस ओर डिनोट कर रहा है? तो ये हमारे विकास की ओर इंगित कर रहा है कि भारत जो है विकास की ओर निरंतर आगे बढ़ रहा है। तो ये इसी को डिनोट करता है एफडीआई। तो क्या लिखा है? 500 बिलियन डॉलर, 750 बिलियन डॉलर, 1 ट्रिलियन डॉलर, 1.5 ट्रिलियन डॉलर। तो भाई साहब ये किया अभी हमने हाल ही में एक रिकॉर्ड पार किया है, और वो रिकॉर्ड छुआ है कौन सा आंकड़ा? 1 ट्रिलियन डॉलर हमने एफडीआई को आंकड़ा बना लिया है, ये हमने पार कर दिया है। यही बात हमसे यहाँ बोली गई है। ये लिखी हुई 1 ट्रिलियन डॉलर, यह उपलब्धि भारत की आर्थिक प्रगति को क्या कर रही है? दर्शाती है। हम निरंतर विकास की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमारा इकोनॉमिकली विकास बढ़ रहा है, हमारी इकोनॉमी जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। ठीक, अगली जो बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुब्रमण्यम भारती की रचनाओं का कौन सा संग्रह लॉन्च किया है? ये एक खिलाड़ी है, सॉरी ये क्या है? रचनाकार है, एक कवि है, जो कि कहाँ के हैं? तमिल, मतलब जो साउथ इंडिया के हैं, साउथ इंडिया साइड के हैं, जिसमें आप देखेंगे विशेषकर तमिल में जाएंगे, ठीक है, तमिल भाषी में जाएंगे, तो वहां का है। तो इन्होंने एक काव्य संग्रह लॉन्च किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो वह उसका नाम क्या है? उसका नाम हमसे पूछा है, किस नाम से लॉन्च किया है जो इनकी रचनाओं के संबंधित है? महाकाव्य संग्रह? नहीं जनाब, महाकाव्य तो नहीं है, महाकाव्य संग्रह तो नहीं है, ये तो कंफर्म हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है? ये तो नहीं है। अगला क्या है? काला वरिसियल भारती पड़ई पुल। तो यही क्या है इसका? ये आपको साउथ इंडिया का नाम ही क्लियर समझ में आ रहा, तमिल लैंग्वेज जैसा थोड़ा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काला वरिसियल भारती पड़ई पुगल, ये जो है वहां का उनका नाम है। भारतीय साहित्य का भविष्य, तमिल साहित्य का खजाना, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये जो नाम से स्पष्ट हो रहा है थोड़ा, यही इनका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या है? काला वरिसियल भारती पड़ई पुगल, यह तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती की रचनाओं का संकलन है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्लाइड पर आया है, भारत का पहला मेरीटाइम हेरिटेज कल मतलब सम्मेलन हुआ है, जो समुद्री सम्मेलन हुआ है उसकी बात कर रहा है कि मेरीटाइम जो समुद्री सम्मेलन हुआ है वह किस पर केंद्रित था, किस पर आधारित था? आधुनिक समुद्री विकास के ऊपर बात की गई है, उसके ऊपर केंद्र था। प्राचीन भारतीय धरोहर था, या भारत की रक्षा रणनीति है, या मछली पालन? तो यहाँ पर अगर देखे जाए तो ये था प्राचीन, मतलब जो हमारी जो प्राचीन धरोहर है समुद्री, उनके ऊपर यहाँ पर किया गया था सम्मेलन। इस सम्मेलन का आयोजन किस लिए किया गया था? ये जो प्राचीन समुद्री धरोहर यह सम्मेलन भारत के 10,000 वर्षों की समुद्री और सांस्कृतिक योगदान पर आधारित था। मतलब इसमें कुल मिला के हमें देना कि हमारा जो इतिहास है, समुद्री इतिहास है उसको, और वहाँ की सांस्कृतिक धरोहर रही है, उनके योगदान को यह इंगित करता है, उनके ऊपर लिया गया है, इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न में क्या है? आईआईटी रोपड़ द्वारा लॉन्च किया गया बीएलई गेटवे किस क्षेत्र के लिए उपयोगी साबित होगा? तो ये बीएलई जो है, ये बुलेट वाला जो है, मतलब ये और एक कृषि दोनों के लिए है। मतलब एक तो आईओटी के लिए है, एक तो आईओटी है उनके विकास के लिए, आईओटी के विकास के लिए है, दूसरा एक कृषि एग्रीकल्चर संबंधित है। तो ये रक्षा में नहीं आएगा भैया, नहीं। इसका तो कृषि आईओटी, बिल्कुल कृषि आईओटी से संबंधित है, कृषि आईओटी से स्वास्थ्य नहीं और शिक्षा नहीं, इनके लिए नहीं बनाया। रोपड़ ने अभी हाल ही में जो बनाया है ये कृषि और आईओटी के लिए किया गया है, जो हमारे देश की जो कृषि है उसको आधुनिक करने के लिए है। ठीक है, और रियल टाइम देखने के लिए। इसके बाद यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि रियल टाइम मॉनिटरिंग के उपयोग में काम करेगा ये, इसलिए ये यंत्र बनाया गया है।
भारत ने राष्ट्रीय पंचायती राज पुरस्कार, भारत ने राष्ट्रीय पंचायती राज पुरस्कार किसने प्रदान किया है? भारत के जो राष्ट्रीय पंचायत, जो भारत में हर साल दिए जाते हैं पंचायती राज पुरस्कार, वह किसने मतलब प्रदान किए, किसने दिए हैं वो देखा गया है। किसको दिए वो नहीं पूछा, यहाँ पर किसने दिए हैं ये पूछा गया है। तो जनाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द जवाब देना है। जितना जल्दी हो आप सभी कमेंट करेंगे और जितना जल्दी हो बताते हुए चलेंगे। तो यहाँ क्या बोला है, किसने? प्रधानमंत्री जी ने किया? नहीं जनाब, भारत के राष्ट्रपति करेंगे। अमित शाह जी ने नहीं किया है, वित्त मंत्री जी ने नहीं किया है। जो भारत के राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति कौन है इस समय? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इन्होंने ये प्रदान किया है। किस किस क्षेत्र में प्रदान किया है इनको भी जान लेते हैं थोड़ा। यहाँ क्या लिखा है, ये प्रदान किए, जो कि क्या किए? द्रौपदी मुर्मू जी ने किए हैं। इन पुरस्कारों का उद्देश्य ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। अच्छा, आपको बताना है कि ग्रामीण विकास के जो मंत्री है वो कौन है? ग्रामीण विकास के मंत्री कौन है? ग्रामीण विकास के ग्रामीण विकास के मंत्री कौन है? ग्रामीण विकास के जो केंद्रीय मंत्री हैं वे कौन हैं? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन है। ठीक है, अगर याद नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में ये भी करें सर याद नहीं है, तो पिंक कर देंगे आंसर फिर उसके बाद। ठीक है, इसके बाद में कुछ और फैक्ट है जो हमें याद होना चाहिए पंचायती राज से। क्या होना चाहिए? पंचायती राज से हमें याद होना चाहिए। पंचायती राज से हमें क्या होना चाहिए भैया जी? हमें याद होना चाहिए। पंचायती राज से हमें क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। पंचायती राज से हमें क्या होना चाहिए? याद होने चाहिए, जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो पंचायती राज की अगर बात की जाए तो यहाँ पर और क्या होगा? एक तो पंचायती राज की मैं बात करूं, पंचायती राज की अगर बात करूं तो इसमें दो तीन ऐसे फैक्ट हैं जो कि एक तो दीनदयाल, जो इसमें मतलब इसको किस किस तरीके से दिया गया है, इसको बांट करके दिया गया है इन पुरस्कारों को। तो इसमें टोटल तो कितने दिए गए भैया? 45 दिए गए। कितने दिए गए? टोटल 45 दिए गए हैं। इन 45 को अलग अलग भागों में बांटा है, जैसे 27 है, 9 है, इसके बाद में और देखें तो 3 है, इसके बाद में 3 मिलेंगे, इसके बाद में और मिलेंगे आपको 2 श्रेणी में और 3 मिलेंगे, 2 श्रेणी में और 3 मिलेंगे। अब ये जो मिले हुए हैं इनमें सबसे ज्यादा 27 जो मिले किस श्रेणी में मिले हैं? तो दीनदयाल उपाध्याय जो पंचायत योजना है सतत विकास के लिए, इसमें पुरस्कार मिला है 27 पंचायतों को। दीनदयाल जो पंचायत सतत विकास पुरस्कार मिला है 27 को। और इसके बाद में 9 किसको मिला है? तो नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत करके जो योजना है उसमें विकास किया है सर्वोत्तम में, तो वो किसको मिला है? 9 मिला है। उसमें कितने को मिला है? 9 को मिला है। इसके बाद में 3 जो मिला है इनको, जैसे ग्राम ऊर्जा स्वराज है, कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत है, और पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम है। इसका अलग अलग क्षेत्र है, लेकिन मुख्यतः आपको याद रखना टोटल कितने मिले? 45। टोटल कितने मिले? 45। ऊपर से ये जो दीनदयाल में है उसमें कितने मिले? 27। सर्वाधिक किसको मिले? किस श्रेणी में मिले? तो दीनदयाल उपाध्याय वाले मिले। ठीक है, इसके बाद दूसरे जो है देशमुख है, कौन सी है? नानाजी देशमुख वाली है। ठीक, ये पूरा इसका मैंने पूरा आपको विश्लेषण पढ़ा दिया है। लेक इफेक्ट शाउन का संबंध किससे है? तो ये हमसे पूछा गया है। तो ये जो हमारा ये बर्फ वाली बात हो रही है, यहाँ पर बर्फ की बात हो रही है कि जो बर्फीले वाली बात होती है बर्फ की, ये बात की जा रही है कि ये जो लेक है मतलब जो बड़ी झीलें हैं वहां पर क्या होता है? वहां से जो वाष्प होता है, बड़ी झीलों से पानी का वाष्प होकर ऊपर उठता है, झीलों से ऊपर जाता है, फिर यहाँ पर वापस गिरता है। किसके कारण? नमी के कारण। जो नमी होती है, नम्र के कारण नमी होती है, उस नमी के कारण क्या हो जाता है भैया? ये पानी वापस आता है और ये बर्फ के रूप में यहाँ जमना प्रारंभ हो जाता है। इस नदी के झील के, ये झील है बड़ी झील, उसके किनारे क्यों होता है ज्यादा बर्फ यहाँ क्यों जमता है भाई? क्योंकि यहाँ से पानी की वाष्प ज्यादा होती है और रिटर्न ज्यादा आता है, इसलिए होता है। तो ये जो घटना है कहाँ की है? इसका संबंध है बड़ी झीलों के पास भारी बर्फबारी की घटना जो हुई है उसके कारण हुई है। और एक स्थायी घटना है, ये हर साल होती रहती है, ये परमानेंट घटना है। तो ये यहाँ पर डिटेल में लिखा है कि बड़ी झीलों के पास भारी बर्फबारी या मौसम की एक स्थानीय घटना है जिसमें झीलों से उठने वाली नमी भारी बर्फबारी का कारण बनती है, जो कि मैं आपको डिटेल पहले बता चुका हूं। अगला प्रश्न आपके सामने आया है, नए जलवायु संकट में कौन सा देश सूखापन से सबसे अधिक प्रभावित है? अभी सूखापन की जो अभी यूएन की रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट का भी मैंने आपको जिक्र किया है, और उस जिक्र में एक बात तो बता दी गई है। वो क्या बताई गई है कि आपका 40% जो है इलाका वो सूखापन का शिकार हुआ है, झेला हुआ है पूरे विश्व में। तो इसमें कौन कौन से देश है जो सर्वाधिक प्रभावित है? क्या चीन है? क्या भारत है?
क्या दक्षिण सूडान है या उपरोक्त सभी हैं? तो भैया जी ये सभी किसके शिकार हैं? ये सभी शिकार सूखेपन के शिकार देश हैं और इनमें प्रमुख रूप से चीन, भारत, दक्षिण सूडान ये प्रमुख रूप से हैं जो इनकी बात यहाँ पर की जा रही है। सबसे ज्यादा प्रभावित है चीन, फिर उसके बाद भारत, फिर उसके बाद दक्षिण सूडान। ठीक है, अगला प्रश्न जो है ये सारा डिटेल यहाँ लिखा हुआ है, यही मैंने यहाँ पर बताया आपको के अनुसार चीन है, दक्षिण सूडान है, भारत है, ये सारे इसका जो है सबसे ज्यादा जेले हुए हैं। अगला प्रश्न आया आपके सामने। अगला प्रश्न में क्या बोला गया? अगला प्रश्न में हमसे बोला गया है कि भारत में मोक्षदा एकादशी मोक्षदा एकादशी को क्या अन्य नाम से जाना जाता है? मतलब ये जो हम मनाते हैं इसको एक और किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते भैया? हमसे पूछा गया, इसका नाम पूछा गया, एक और क्या नाम है, किस नाम से हम मनाते हैं इस त्योहार को? मोक्षदा एकादशी को और किस नाम से जानते हैं? जनाब अभी अगर आपने थोड़ा नोटिस किया शुरुआत में तो ये प्रश्न मैं करवा चुका हूं लेकिन दूसरी तरीके से। जो किस नाम से करवाया आपको मैंने? गीता जयंती का करवाया, गीता जयंती करवाई। धनु संक्रांति के नाम से जानते हैं क्या? इसके बाद में बसंत पंचमी है क्या? शरद पूर्णिमा है क्या? नहीं जनाब, ये जो मनाते हैं हम मोक्षदा एकादशी ये गीता जयंती के रूप में भी जानी जाती है, इसी नाम से हम इसको जानते हैं। क्या आपको यहाँ सारी बातें समझ में आ गई होगी? चलिए, जो कि यह दिन किस रूप में मनाया जाता है? भगवत गीता के उपदेश को याद करने के लिए जाना जाता है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वह है किस देश ने भारत के साथ क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट का पर सहयोग किया है? जो क्विक है, क्विक का नाम का हमने क्विक इम्पैक्ट मतलब तत्काल प्रभाव करने वाला प्रोजेक्ट जो प्रारंभ किया है वह किस देश के साथ सहयोग करके कर रहे हैं? तो वह कर रहे हैं क्या नेपाल के साथ कर रहे हैं क्या भूटान के साथ कर रहे हैं क्या, या निकारागुआ के साथ कर रहे हैं, या इंडोनेशिया के साथ? तो ये क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट है ये निकारागुआ के साथ किया गया है। ये निकारागुआ जो देश है इसके साथ किया जा रहा है, जो कि ग्रामीण विकास परियोजनाओं पर केंद्रित है, जो गांव का विकास किया जाएगा उसके लिए है। इसीलिए मैंने आपको क्या पूछा है? ग्रामीण विकास मंत्री पूछा है, क्योंकि ये लगातार चर्चाओं में है और बहुत ज्यादा चर्चाओं में चल रहे ग्रामीण विकास मंत्री इस समय। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि ग्रामीण विकास मंत्री इस समय कौन है। चलिए, अगर आपने बता दिया तो अच्छी बात, नहीं बताया कमेंट बॉक्स में जो आपसे पहले प्रश्न किया था उसका आंसर हो गया है कि इसके जो मंत्री हैं वे कौन है? जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं वो कौन है? जो शिवराज सिंह चौहान है, शिवराज सिंह चौहान ये इसके मंत्री हैं केंद्रीय कैबिनेट में। ठीक है, हाल ही में कौन सा देश अपने क्षेत्रीय प्रधानमंत्री के रूप में मोहम्मद अल बशीर को नियुक्त कर सकता है? तो मोहम्मद अल बशीर को कौन सा देश नियुक्त करना चाहता है? अभी अपना क्षेत्रीय हमारा जो उनका क्या होता है? उनका क्षेत्रीय उनका ये हो क्या रहा है यार? ये हो क्या रहा है? बार बार ये हो ये रहा है कि पेन थोड़ा इधर उधर स्लो कर जा रहा है तो इसलिए हो रहा है। शो स्लाइड, यस ठीक है। तो ये हो गया आपका जो बशीर की बात हो रही थी यहाँ पर इनकी। तो ये इनको क्या किया गया हाल ही में, वहां का जो अपना इनका जो क्षेत्रीय क्या है? प्रधानमंत्री है, इनका क्षेत्रीय प्रधानमंत्री है वह नियुक्त करने की बात की गई। तो ये कौन सा देश है जो करना चाह रहा है? इराक है, सीरिया है, लेबनान है या अफगानिस्तान है? भैया यहाँ तो किनका शासन है बताएंगे सभी। अफगानिस्तान में किनका शासन चल रहा है अभी? तालिबान का। किनका चल रहा है? तालिबानों का। ठीक है, अब यहाँ पर जो पूछा गया हमसे वह है सीरिया जो है, सीरिया भी एक इस तरह का आतंकी इसमें घिरा हुआ है, इससे पीड़ित है। तो यहाँ पर जो है सीरिया में रिपोर्ट के अनुसार एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि मोहम्मद अल बशीर, जो सीरिया की एक रिपोर्ट है उसमें बोला गया कि मोहम्मद अल बशीर को सीरिया का अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। किसको? सीरिया का अल बशीर को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। अल बशीर को याद दीजिएगा, सीरिया का ये पूछा जा सकता है। सीरिया बहुत चर्चाओं में चल रहा है साल। इसके बाद में ये आपसे प्रश्न, आखिरी एक प्रश्न है, क्या है? शाहीन अफरीदी, जो कि मैंने पहले ही बता दिया कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं। कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं ने, और बॉलर है, फास्ट बॉलर है। 100 T20 विकेट किस देश के खिलाफ पूरे किए हैं? जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे ये परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए ले लिया है। इंग्लैंड के, दक्षिण अफ्रीका के, न्यूजीलैंड के, ये ऑस्ट्रेलिया के। तो आपको बता दें कि अभी जो T20 इन्होंने पूरा किया है ये किया है दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। कहाँ किया है? दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ किया है। और यह उपलब्धि उन्होंने कहां पर की है? कहां पर? डरबन में जो क्रिकेट स्टेडियम है उस स्टेडियम में खेलते हुए ये कारनामा हासिल किया है, ये उपलब्धि अपने आप को प्राप्त किए हैं, ये ठप्पा लगाया है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरी क्लास की, और जिसने भी पूरी क्लास की है
वो सभी एक बात तो ध्यान दे ले, इस पीडीएफ की, इस क्लास के पीडीएफ को आप क्विक रिवीजन एक बार जरूर करें। और रिवीजन आपको नोट नहीं करना, आपको याद करवाने की गारंटी मेरी है, लेकिन आपको एक बार शाम को डेली रिवीजन करना है। ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो ये पीडीएफ मिलेगा हमारा टेलीग्राम चैनल पे। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल। व्हाट्सएप चैनल भी हमारा, जो व्हाट्सएप चैनल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है, वहां पर मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल जो है वो भी किस नाम से है? स्मार्ट 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 स्टडी स्टडी स्मार्ट स्टडी अप्रोच, स्मार्ट स्टडी अप्रोच, स्मार्ट स्टडी अप्रोच। ये जो है स्मार्ट स्टडी अप्रोच नाम से टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सएप चैनल है। इन दोनों को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कर करके आप क्या कर सकते हैं? अपने इन पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। साथ में और भी बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो वहां मिलते हैं। इवन इस टेलीग्राम चैनल पे आपको करंट अफेयर की पूरी किताब की ई बुक तैयार हो रही है, वह मिलने वाली है, जो कि इतनी छोटी बुक, इतने इंपोर्टेंट फैक्ट के साथ की जाएगी। वे सारे फैक्ट कवर किए जाएंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप इसको अवश्य ज्वाइन करें। आपको इस टेलीग्राम और इनका लोगो जो मिलेगा, वही लोगो दिखाई दे रहा हमारा जो स्मार्ट स्टडी अप्रोच का, इस लोगो के साथ में दिखाई देगा। तो आप इनको ज्वाइन करके अपना लाभ, आप अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं बिना किसी तरह का कोई खर्च किए। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।